नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री ने इको पार्क में पेड़ों को बांधी राखी। पटना में शुरू हुई प्लास्टिक कचरा नियंत्रण योजना। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे फ्री बिजली उपभोक्ताओं से संवाद। सीबीएसई का बड़ा फैसला, 2026 से पटना और झारखंड जोन होंगे अलग। इंग्लैंड के खिलाड़ी ने किया आकाशदीप को बैन करने की मांग। चलिए अब बढ़ते अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री ने इको पार्क में पेड़ों को बांधी राखी। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। वे सुबह पटना के इको पार्क पहुंचे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पेड़ों को राखी बांधी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वरिष्ठ अधिकारी और पर्यावरण विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। राखी बांधने के बाद मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और पत्रकारों के लिए सूप लाने के निर्देश दिए। इसके बाद वे खुद नमकीन लेकर पत्रकारों के बीच गए और उन्हें बांटा। इस पूरी घटना को मीडिया कैमरों ने कैद किया। अंत में उन्होंने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए भाईचारे और सम्मान की बात कही। हाल के दिनों में नीतीश कुमार अपने सहज और हल्के फुल्के अंदाज के कारण चर्चा में बने हुए हैं। पटना मेट्रो के परिचालन की नई समय सारणी आई सामने। पटना मेट्रो परियोजना का पहला चरण मलाही पकड़ी से न्यू ISBT सितंबर में शुरू होने की दिशा में अंतिम चरण में है। भारत सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक जगदीश कुमार ने प्रमुख विद्युत प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व गुणवत्ता की जांच की है। निरीक्षण में रिसीविंग सबस्टेशन, सहायक सबस्टेशन, फीडर लाइन, डिपो लाइन व अन्य विद्युत कनेक्शन की कार्य क्षमता देखी गई। पहले 15 अगस्त फिर 23 अगस्त से आगे बढ़ी समय सीमा अब सितंबर तक तय की गई है। 6.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रूट की सभी स्टेशन लगभग तैयार है। डिपो में 32 3 कोच मेट्रो ट्रेन के रखरखाव की सुविधा होगी। इस माह के अंत तक ट्रायल रन की योजना बनी हुई है। पहला मेट्रो रैक 20 जुलाई को पुणे से आ चुका है। पटना बाजार में रक्षाबंधन पर सोने चांदी की ऐतिहासिक छलांग। रक्षाबंधन पर पटना के सर्राफा बाजार में सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में उछाल, अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ, डॉलर की कमजोरी और ब्याज दर कटौती की उम्मीद ने निवेशकों की मांग बढ़ा दी है। पटना में बीते दिन 24 कैरेट सोना 1,02,700 रुपए प्रति 10 ग्राम GST सहित 1,05,781 रुपए पर और चांदी 1,16,000 रुपए प्रति किलो GST के सहित 1,19,480 रुपए तक बिक रहा था। 22 कैरेट सोने की अगर बात करें तो ये 95,000 रुपए और 18 कैरेट सोना 78,200 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिका। 22 कैरेट पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट 92,500 रुपए तथा चांदी का 111 रुपए प्रति ग्राम हॉलमार्क है। त्योहारी मांग से आम खरीदारों के लिए रक्षाबंधन महंगा साबित हुआ। पटना में शुरू हुई प्लास्टिक कचरा नियंत्रण योजना। पटना नगर निगम ने शहर को प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने और स्वच्छता में लोगों को जोड़ने के लिए रिवर्स वेंडिंग मशीन यानी कि RVM स्थापित की है। शहर के 5 प्रमुख स्थानों पर ये मशीनें लगाई जाएंगी, जहां लोग इस्तेमाल की हुई प्लास्टिक बोतलें और कैरी बैग डालकर ग्रीन पॉइंट और कूपन प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें ऑनलाइन या स्टोर पर कैश की तरह उपयोग किया जा सकेगा। RVM मोबाइल नंबर के आधार पर प्रोत्साहन राशि देती है और बोतलों को क्रश भी करती है। इस पहल से हर साल 42 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, 700 लीटर ईंधन की बचत होगी और 52,000 लीटर पानी भी संरक्षित होगा। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कचरे की ऑनलाइन ट्रैकिंग भी होगी। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री करेंगे फ्री बिजली उपभोक्ताओं से संवाद। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने की ऐतिहासिक योजना लागू की है, जो 1 अगस्त 2025 से ही प्रभावी है। इसके तहत जुलाई महीने की खपत के आधार पर उपभोक्ताओं को पूर्ण अनुदान पर बिजली मिल रही है। उपभोक्ताओं को योजना की पूरी जानकारी देने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 12 अगस्त को विद्युत उपभोक्ता संवाद कार्यक्रम के जरिए उपभोक्ताओं से सीधे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के लिए प्रत्येक विद्युत आपूर्ति प्रशाखा में 4 संवाद स्थल और जिला प्रमंडल स्तर पर भी स्थल तय किए गए हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर होगी शिक्षक भर्ती। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चौथे चरण यानी कि TRE 4 की शिक्षक नियुक्ति की तैयारियां जोरों पर है। शिक्षा विभाग ने 38 जिलों से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अब तक 63,000 से अधिक रिक्त पदों की जानकारी ली है और कुल 1,12,000 से ज्यादा पदों की संभावना बनी हुई है। सरकार ने शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। TRE 4 के बाद माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि STET आयोजित होगी, जिसके बाद 5वें चरण TRE 5 की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
पहली बार डोमिसाइल नीति के तहत बिहार के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। 2023 की नियमावली में संशोधन के अनुसार कुल रिक्त पदों का 40% बिहार के मैट्रिक या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने TRE 4, STET और TRE 5 के आयोजन का भी आदेश दिया है। BERC ने तय की पटना मेट्रो के लिए बिजली शुल्क। बिहार विद्युत नियामक आयोग यानी कि BERC ने पटना मेट्रो के लिए रेलवे की तर्ज पर ट्रैक्शन पावर श्रेणी के तहत बिजली दर तय की है। मेट्रो को 540 रुपए प्रति kVA फिक्स्ड चार्ज और 8.16 रुपए प्रति यूनिट की दर से भुगतान करना होगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इसकी बिजली खपत 39.56 MVA अनुमानित है। आयोग ने मेट्रो की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि ट्रैक्शन लाइन व किराया संरचना रेलवे जैसी है। हालांकि 132 kV पर न्यूनतम 7.5 MVA के बजाय 2 MVA कनेक्शन की मांग मंजूर की गई है, क्योंकि संचालन सीमित क्षेत्र में होगा और ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलेगा। TOD आधारित शुल्क लागू होगा, जिसमें पीक समय पर 120% दर देनी होगी। CBSE का बड़ा फैसला, 2026 से पटना और झारखंड जोन होंगे अलग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने वर्ष 2026 से झारखंड को पटना जोन से अलग कर दिया है। इसके तहत 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं अब 2 अलग-अलग जोन में आयोजित होंगी। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की परीक्षाओं में बिहार के छात्र पटना जोन में शामिल रहेंगे, जबकि झारखंड के 690 स्कूलों को अलग झारखंड जोन में रखा जाएगा। इसके लिए झारखंड में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किया गया है। पटना जोन में अब केवल बिहार के 1330 स्कूल रहेंगे। बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम और उत्तीर्ण प्रतिशत दोनों जोनों के लिए अलग अलग जारी किया जाएगा। इस बदलाव से दोनों राज्यों के छात्रों की समस्याओं का बेहतर समाधान संभव है। पटना और गयाजी में बनेंगे डायल 112 के नए भवन। राजीव नगर पटना में डायल 112 का नया भवन 84.39 डेसिमल भूमि पर बनाया जाएगा, जिसकी DPR तैयार हो रही है। दूसरा भवन गयाजी में 1.66 करोड़ की लागत से बनेगा, जो साइबर अटैक की स्थिति में बैकअप सेंटर का काम करेगा। लोदीपुर में STF के पुलिस केंद्र और कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है, जिससे जवानों को आवास सुविधा मिलेगी। वर्तमान में STF का अभियान भवन रेलवे पुलिस केंद्र लोदीपुर के पास है। पुलिस मुख्यालय में ADG सुधांशु कुमार ने बताया कि बिहार पुलिस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है और केंद्रीय योजना के तहत वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए 24 वाहन, जीप और छोटे ट्रक खरीदे जाएंगे। बिहार में 7 महीने में 1.97 लाख लीटर शराब हुई जब्त। बिहार में पिछले 7 महीने में 1.97 लाख लीटर अवैध शराब जब्त हुई, जिसमें पंजाब से 32%, यूपी से 20% और हरियाणा से 11% शराब जब्त हुई थी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बिहार झारखंड बॉर्डर पर सघन जांच, रेलवे के VIP कोच और पैंट्री कार में शराब आपूर्ति की सूचना पर रेल पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी तथा इंटीग्रेटेड और संयुक्त जांच चौकियों के जरिए नियमित निरीक्षण का निर्णय लिया गया। बैठक में आयुक्त उत्पाद रजनीश कुमार सिंह, रेलवे DIG राजीव मिश्रा, पुलिस उप महानिरीक्षक रेल राजेश कुमार, SSB कमांडेंट कुमार राजीव रंजन समेत वरीय अधिकारी मौजूद रहे। 15 अगस्त को गांधी मैदान में होगा राज्य स्तरीय समारोह। राज्य का मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को गांधी मैदान पटना में होगा। सुबह 8:52 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। 8:54 पर सलामी और 8:55 पर परेड का निरीक्षण करेंगे। 9 बजे झंडोत्तोलन, राष्ट्रीय सलामी व धुन के बाद CM का अभिभाषण 9:03 से 9:26 तक होगा। इसके बाद परेड का समापन और 9:28 पर झांकियों का प्रदर्शन होगा। 9:50 पर CM प्रस्थान करेंगे। DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को समय पर तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गांधी मैदान को 4 जोन में बांटकर वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें तैनात है। परेड का अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को होगा और ट्रैफिक प्लान जल्द जारी किया जाएगा। पटना किऊल खंड में कवच प्रणाली लागू। दानापुर मंडल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइनों पर सुरक्षा बढ़ाने हेतु ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम और कवच सुरक्षा प्रणाली लगाई जाएगी। पहले चरण में पटना के खंड में यह सिस्टम लागू होगा। कवच से लोको पायलट को डैशबोर्ड पर सभी आवश्यक जानकारियां मिलेंगी। रेल मंत्रालय ने ECR और दानापुर मंडल में 1000 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच के लिए विशेष बजट मंजूर किया है। पटना DDO खंड में टावर स्थापना जारी है, जो कि पटना, गया और झाझा ग्रामीण क्षेत्रों में टेंडर जारी होगा। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व मध्य रेल में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्टेशनों की सफाई, श्रमदान, जागरूकता रैली, हस्ताक्षर अभियान और सेल्फी बूथ जैसी गतिविधियां शामिल हुई। बिहार में नई कपड़ा और चमड़ा नीति हुई लागू।
बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास और रोजगार विस्तार के लिए बिहार वस्त्र एवं चमड़ा नीति लागू की है। इस नीति के तहत निवेशकों को संयंत्र व मशीनरी पर 30% तक अधिकतम 30 करोड़ रुपए पूंजी अनुदान मिलेगा और इसके साथ 10 से 12% तक का ब्याज सब्सिडी और स्थायी पूंजी निवेश पर 20 करोड़ रुपए तक 50% अनुदान भी उपलब्ध है। पेटेंट के लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और बिजली शुल्क में 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट। SGST स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और भूमि रूपांतरण शुल्क की पूरी प्रतिपूर्ति की जाएगी। माल ढुलाई पर सालाना 10 लाख रुपए तक प्रतिपूर्ति मिलेगी। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए EPF और ESI अंशदान का 300% प्रतिपूर्ति और प्रति कर्मचारी 5,000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। यह नीति बिहार के औद्योगिक विकास को मजबूत करेगी। भारी बारिश से बढ़ा पटना में बाढ़ का खतरा। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और 49 साल पुराना रिकॉर्ड टूटने के करीब है। मनेर और गांधी घाट जैसे स्थानों पर जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे राजधानी की बाढ़ की स्थिति नाजुक हो गई है। प्रशासन ने बाढ़ के खतरे को देखते हुए दियारा क्षेत्र के स्कूल अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए हैं। लगातार मूसलाधार बारिश और उफनती नदियों के कारण पटना समेत कई जिलों में जल जमाव और सड़कें जलमग्न हो रही हैं। लोग अपने घरों को सुरक्षित बनाने और आपदा से बचाव के लिए सतर्क है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। प्रशासन और जल संसाधन विभाग सतर्कता बनाए हुए हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 10 अगस्त 2008 में चेन्नई के एक लैब में एंटी एड्स वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया था। 1860 में विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे। 1986 में सौरभ घोषाल का जन्म हुआ था। ये भारत के शीर्ष स्क्वॉश खिलाड़ी हैं। 2021 में बालाजी तांबे का निधन हुआ था, जो कि भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य तथा आध्यात्मिक गुरु थे। 1999 में पद्म भूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय का निधन हुआ था। ये भारतीय संस्कृत विद्वान हुआ करते थे। 1986 में अरुण कुमार श्रीधर वैद्य का निधन हुआ था। ये भारतीय सेना के 13वें थल सेना अध्यक्ष थे। 1980 में सरस्वती देवी का निधन हुआ था। ये भारत की पहली महिला संगीतकार थी। और 10 अगस्त 1977 को झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद का निधन हुआ था। बिहार में बिना लाइसेंस से सिम बिक्री में हुई बढ़ोतरी। बिहार में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सिम बिक्री की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बिना लाइसेंस वाले विक्रेता फर्जी कागजात पर सिम बेच रहे हैं और एक व्यक्ति को 100 से ज्यादा सिम बेचे गए हैं। दूरसंचार विभाग ने सभी सिम विक्रेताओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जिससे बायोमेट्रिक पंजीयन के जरिए ऐसे अवैध विक्रेताओं की पहचान की जा रही है और अब तक 6,000 गैर लाइसेंसधारी सिम विक्रेता चिन्हित हो चुके हैं। आरा, जहानाबाद, गया और मुजफ्फरपुर में कई ऐसे विक्रेता पकड़े गए हैं। पंजीकरण के बाद सिम विक्रेताओं का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, जिससे सिम बिक्री का रिकॉर्ड और नियंत्रण आसान हो गया है, जो साइबर अपराधों पर रोक लगाने में मदद करेगा। सरकार ने शुरू की नारियल की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में राज्य भर में 1 लाख नारियल के पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि नारियल की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल की जानकारी उद्यान निदेशक अभिषेक कुमार ने दी। नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय निदेशक राजीव भूषण प्रसाद ने सभी जिलों में समय पर पौधे उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों और जिला उद्यान पदाधिकारियों को नई तकनीकों, उत्पादन वृद्धि और उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री के बारे में बताया गया। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बाजार की बदलती मांग और उपभोक्ता पोषण मूल्य को ध्यान में रखते हुए शोध आधारित उत्पादन अपनाने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने किसानों की तकनीकी शिक्षा और पौधों की उत्तरजीविता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। बिना रेरा रजिस्ट्रेशन वाले परियोजनाओं पर रोक। बिहार रेरा ने जमीन और फ्लैट खरीदारों को सावधान किया है कि बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कई प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से धोखाधड़ी कर रहे हैं। खासकर सारण में 14 ऐसी परियोजनाओं को चिन्हित कर उनके रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर रोक लगा दी गई है। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल बनाने के बावजूद रेरा एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हितधारकों की जागरूकता के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है, ताकि खरीदार गलती से धोखाधड़ी का शिकार न बने। इस दौरान रेरा बिहार की त्रैमासिक पत्रिका रूबरू का दूसरा अंक भी जारी किया गया। जांच आयुक्त संजय कुमार सिंह ने भी लोगों से रेरा पंजीकरण की जांच किए बिना निवेश न करने की अपील की है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मानसून की ट्रफ लाइन पंजाब से होते हुए पटना और बंगाल की खाड़ी तक फैली है, जिसके असर से शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। शनिवार को पटना में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सामान्य और सुहावना रहा। पिछले 24 घंटे में दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के
अनुसार आने वाले दिनों में भी शहर में छिटपुट बारिश की संभावना बनी रहेगी, जिससे उमस में कमी आ सकती है और तापमान में मामूली गिरावट संभव है। पुनपुन में पहली बार लगा केबल झूला। पुनपुन में 6 से 21 सितंबर तक लगने वाले विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेले में इस बार बड़ा बदलाव होगा। पहली बार श्रद्धालु और पर्यटक पुनपुन नदी पर लक्ष्मण झूला जैसी शैली में बने 320 मीटर लंबे 11.5 मीटर चौड़े केबल सस्पेंशन ब्रिज के जरिए तर्पण और पिंडदान के घाट तक पहुंच सकेंगे। ये राज्य का पहला हल्का वाहन पुल है जिसमें सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, चिकित्सा, यातायात और आपदा प्रबंधन के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेले में हाई मास्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और हेल्प काउंटर की व्यवस्था भी होगी। पुनपुन को पहला अंतर्राष्ट्रीय पिंडदान स्थल माना जाता है जहां विदेश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। प्रशासन ने यातायात सुधार और मेले के प्रचार प्रसार के लिए भी कदम उठाए हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी ने की आकाशदीप को बैन करने की मांग। के बीच खेले गए 5 टेस्ट मैचों की एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2-2 से बराबर रही। इस सीरीज में जब आकाशदीप ने बेन डकेट को बोल्ड किया तो मैदान पर दोनों के बीच नोकझोंक हुई। डकेट के कोच जेम्स नॉट ने इस व्यवहार को नापसंद करते हुए आकाशदीप पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे युवा खिलाड़ी को हतोत्साहित करने के लिए कार्रवाई जरूरी है। डकेट ने इस सीरीज में 462 रन बनाए और औसत 51.33 रखा। कोच ने बताया कि डकेट ने बहुत कम उम्र में रिवर्स स्वीप और स्विच हिट जैसी तकनीकें सीख ली थी और गेंद को ताकत से नहीं बल्कि सही तरीके से मारना जानते हैं। उनकी बल्लेबाजी दूसरी टीमों के लिए चुनौती बनी रहती है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंचानन सिंह, जयशंकर ठाकुर, राकेश मिश्रा, मुकेश कुमार, पल्लवी प्रिया, सरजीत कुमार, संजीव कुमार, अब्दुल मन्नान, अंजू कुमारी, बाबूलाल मरांडी, अमरजीत कुमार, प्रफुल्ल कुमार, वीरेंद्र कुमार, कौशल कुमार, प्रमोद कुमार, सचिन कुमार, निभा कुमारी और स्वास्तिक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार का सबसे प्रभावी नेता कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।